निम्नलिखित नीति निदेशक तत्वों को संविधान में वर्णित क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। वर्णित क्रम कौन सा अधिकार? अब थोड़ा सोचना है। देखो ग्राम पंचायत, अब क्या होगा, हम अपने आर्टिकल्स को रिवाइज करेंगे। तो मुझे बताएं, ग्राम पंचायत तो कौन सा हो जाएगा आपका? पहले 40 हो गया। काम का अधिकार आपका इसके बाद में ही होगा। न्यायोचित और मानवीय दशाओं इसके बाद में। निर्वाह मजदूरी और शिष्ट जीवन इसके बाद में। तो क्रम से दिए हुए हैं, सारे क्रम से दिए हुए हैं, ABCD सब क्रम से। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद में निदेशक तत्वों के प्रयोग के बारे में बताता है? नीति निदेशक तत्वों के प्रयोग के बारे में क्या 40 बताता है या 39 बताता है? प्रयोग के बारे में कौन बताता है? 37। क्या ये वाद योग्य है? बताओ, क्या ये वाद योग्य है? तो आप कहेंगे वाद योग्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है कि राज्य श्रमिकों के लिए जीविका, मजदूरी आदि सुरक्षित करने का प्रयास करें? जीविका के लिए किसने कहा था? तो 40 में तो आपका क्या बोलेंगे, आपका 41 आ गया है। तो इसके लिए बात कर रहा है जीविका के लिए। तो जीविका के लिए बात की गई है किसमें? 43 में बात की गई है। किसमें? 43 में बात की गई। 38 में क्या बताया मैंने अभी आपको? मेमोराइज करो इनको फिर से। 38 में क्या बताया गया कि भैया, 38 में बताएं सारे लोग, क्या बताया गया है? 38 में सबको बताना है क्या बताया गया। भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत प्रदान किए गए समान नागरिक संहिता के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? यह प्रत्येक भारतीय नागरिक का मौलिक अधिकार है या आर्टिकल 44 मौलिक अधिकार है? गलत बात है, पहली गलत है, फंडामेंटल राइट थोड़ी है। राज्य संपूर्ण भारत में नागरिकों के लिए इसे सुरक्षित रखने का प्रयास करेगा, हाँ जी। यह किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, हाँ जी। यह किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, फिर भी संविधान की मांग है कि एक सिद्धांत के रूप में हमारे देश के शासन में मौलिक अधिकार होना चाहिए। हाँ, मांग है, ये होने चाहिए, तभी तो DPSP में रखे गए हैं। एकदम से ठीक है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है? कृषि और पशुपालन अभी बताया 48, पर्यावरण के लिए 48 ए है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 49 में क्या प्रावधान है? 49 में क्या बताया गया है आपका? 49 में बताओ, स्मारकों, स्थानों में प्राकृतिक महत्व की वस्तुओं का संरक्षण है। भारत ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को के संविधान से लिया है। तो नीति निर्देशक तत्व कहां से लिया हमने? आयरलैंड से लिया है। आयरलैंड से लिया है। भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट है जो सही है? वो किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। तो सही बात है, परिवर्तनीय नहीं है, नॉट एनफोर्सेबल है। इन तत्वों को एक राज्य में कानून बनाने के लिए लागू किया जा सकता है या लागू हो सकते हैं नीति निर्देशक तत्व? हाँ जी, बिल्कुल, कानून बनाने के समय हमने तो कहा ही ध्यान रखा जाना चाहिए इनको। अनुच्छेद 51 संविधान में अंतिम निर्देशक तत्व है? हाँ जी, अंतिम निर्देशक तत्व है, 36 से 51 ही है। तो ठीक हो जाएंगे, 1 2 3 हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के द्वारा संविधान के जीवनदायी प्रावधान के रूप में वर्णन किया, ये उसको क्या कहा था हमने? लाइफ गिविंग प्रोविजंस कहा था। किसने? LM सिंघवी साहब ने कहा था। बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कहा था इसको? बताइए। नीति निर्देशक तत्वों को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा था? उन्होंने क्या कहा था उसको? एक अनोखी विशेषता बताया था, यूनिक फीचर बताया था। ठीक है, आगे आगे। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को सुविधाजनक अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से किस भाग में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो उपरोक्त सभी, समाजवादी, उदार बुद्धिजीवी या गांधीवादी, तीनों तरह के हैं। किसने कहा नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो लक्ष्य और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र है? लक्ष्य यानी कि वो पूरे हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं, तो क्या बोलेंगे? KC वियर ने कहा था, KC वियर ने। भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सही है? दे आर नेगेटिव इन नेचर, या सकारात्मक है? आप कहेंगे गलत बात है, वो तो सकारात्मक है। नकारात्मक तो फंडामेंटल राइट्स है। उनके पास नैतिक और राजनीतिक प्रतिबंध है। नैतिक और राजनीतिक, मोरल और पॉलिटिकल सैंक्शंस है। कौन सा कथन सही? एकदम से सही है भाई। राज्यों में नैतिकता की तो बात की गई है और राजनीतिक प्रतिबंध, पॉलिटिकल सैंक्शंस की बात की गई है। वे अमीरों के कल्याण को बढ़ावा देते नहीं, वे स्वभाव से सकारात्मक है। हाँ जी, ठीक है, एकदम से। क्या हो जाएगा? B and D हो जाएगा। देखो CHSL में कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। वो तुम जो ऐसे ऐसे याद कर लेते हो ना उसे चुटकियों में, एक शॉर्ट ट्रिक 5 मिनट में सारे DPSP पढ़ लो। 5 मिनट में पढ़ने के चक्कर में 5 साल तैयारी करनी पड़ती है, ये भी याद रख लेना। जो 10 मिनट में याद करना चाहते हैं उनको 10 साल, जो 1 घंटे में पढ़ना चाहते हैं उनको 1 साल, जो 2 घंटे में पढ़ना चाहते हैं उनको 6 महीने। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे बच्चों ने एग्जाम पास नहीं किए, करते हैं 6 महीनों में। सबके स्ट्रगल को हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए। कई बार अच्छे स्टूडेंट्स भी रह जाते हैं, तो वो तो मेरिट के ऊपर डिपेंड करता है, उनकी स्थिति कैसी रही, तैयारी कैसी रही, एग्जाम कैसा आ गया, फिर सारे फैक्टर हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य सरकारों ने आदिवासियों से गैर आदिवासियों के भूमि हस्तांतरण को प्रतिबंध करने की नीति को स्वीकार किया है? अब ये थोड़ा सोच के बताना है। ये कहां पर बात की गई होगी आदिवासी क्षेत्रों की बात? तो 46 में। किसमें? 46 में, क्योंकि वहीं पर साथ ही आदिवासी या गैर आदिवासी यानी कि जो पिछड़ों की, वंचितों की जो बात की गई है वो 46 में ही की गई है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य के लोगों को कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था सुरक्षित करने का निर्देश देता है? इसकी बात कर रहा है, एक आपका मतलब कि वेलफेयर स्टेट की बात कर रहा है, तो वेलफेयर स्टेट 38 बताता है, 38। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39A में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है? 39A। समान काम के लिए समान वेतन, 39D। आपका समान न्याय को बढ़ावा देना और निःशुल्क कानूनी सहायता, ध्यान से पढ़ना। आजीविका का पर्याप्त साधन, A या B? गलत हो जाता ना क्वेश्चन, इसलिए ध्यान देना। स्मॉल A या कैपिटल A? स्मॉल A या कैपिटल A? भैया जी कैपिटल क्या बोलते हैं आपका? B। तो कैपिटल A पूछा गया है, तो ये क्या है? ये स्मॉल A है। ये क्या है? ये स्मॉल A है। याद रख लेना हमेशा एग्जाम में, ध्यान से। कितने बच्चे इसको गलत करके आगे होंगे गारंटी से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? ग्राम पंचायतों का संगठन। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 42 काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं के लिए, स्त्री के लिए जो प्रसूति सहायता का उपबंध किससे संबंधित है? भैया नीति निदेशक तत्वों से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 के संबंधित है, किससे संबंधित है? 44 समान नागरिक संहिता, UCC। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा का प्रावधान है? प्रारंभिक बाल्यावस्था 0 से 6, 45। भारत के संविधान का अनुच्छेद 46 किसे शैक्षिक और आर्थिक हितों के संवर्धन को बात करता है? धार्मिक अल्पसंख्यकों की बात की थी क्या? अनुसूचित, अनुसूचित जाति और अन्य कमजोर वर्ग SC और ST, इनकी बात की गई थी। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में पोषण के स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार, पोषण के लिए क्या बताया? 47। 48A में राज्यों को का संरक्षण किसका? शिक्षा का, पर्यावरण का, व्यवसाय का या खनिज संसाधनों का? 48A में पर्यावरण का संसाधन, पर्यावरण के संरक्षण की बात।
संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करता है? तो पृथक करने वाला कौन है? 50। कौन करता है? पृथक 50 करेगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के अनुसार राज्य प्रयास करेगा किस बात का? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, हाँ जी। राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध बनाए रखना, हाँ जी। मध्यस्थता द्वारा आंतरिक विवादों को प्रोत्साहित करना, क्या प्रोत्साहित करेगा? प्रोत्साहित, बढ़ावा देगा उनको विवाद को कि हाँ जाओ 2 घूंसे और लगा दो पाकिस्तान में, चीन, भूटान वालों, श्रीलंका वाले, ऐसा थोड़ी ना। अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करेंगे, हाँ जी। अन्य देशों को इसकी आंतरिक समस्या देश खुद हल करेगा अपनी। 2 देशों के बीच की समस्या हल करनी, आंतरिक समस्या तुम पाकिस्तान में थोड़ी ना चले जाओगे समस्या हल करने। एबीडी सत्य है। भारत की संसद ने हिंदू विवाह अधिनियम कब लागू किया? तो हिंदू विवाह अधिनियम आपका 1955 का है, 1955 का है। किस केंद्र शासित प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था मौजूद नहीं है? ये आपका होमवर्क है। मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट है जो सही नहीं है? बताएंगे। मौलिक कर्तव्य संविधान के अनुच्छेद 51A में शामिल है क्या? आप कहेंगे हाँ जी शामिल है। मौलिक कर्तव्य जो है आपके साथी, वो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा अंतः स्थापित किए गए, इंसर्ट किए गए, हाँ जी, यानी कि पहले से नहीं थे, इंसर्ट किए गए हैं। मौलिक कर्तव्य भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को पूरे करने होंगे, क्या ये जरूरी है? आप कहेंगे भैया कोई नहीं भी करेगा तो कोई उसके लिए क्या बोलेंगे, उसको ऑब्जेक्ट नहीं किया जाएगा, ऑब्जेक्ट नहीं कर सकते। 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2006, नहीं भैया 2002। तो क्या हुए आपका 1 और 2 सही है, 1 और 2 सही है, 1 और 2 सही नहीं है। क्या पूछा गया है? सही नहीं है पूछा गया, तो 3 और 4 हो जाएंगे, 3 और 4 नहीं है, 3 और 4 सही नहीं है। ठीक है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों के विषय में सही है? इन कर्तव्यों को परिवर्तित करने के लिए एक विधायी प्रक्रिया दी गई है। ये विधिक कर्तव्यों के से परस्पर संबंधित है, यानी कि देयर इज अ लेजिस्लेटिव प्रोसेस टू एनफोर्स दिस ड्यूटीज। तो क्या एनफोर्स किया जा सकता है? आप कहेंगे ये नॉट एनफोर्सेबल है भैया। ये क्या बोलेंगे? नॉट एनफोर्सेबल, यानी कि ये लागू नहीं किए जा सकते, तो बात गलत होगी। ठीक है। दे आर इंटर रिलेटेड विद लीगल ड्यूटीज, यानी कि क्या उनको जो कानूनी जो विधिक का मतलब होता है कानूनी कर्तव्यों के साथ में क्या ऐसी बात है कोई? आप कहेंगे नहीं, लीगल ड्यूटीज के साथ में उनका कोई संबंध नहीं है, इंटर रिलेट उनको नहीं किया गया है। ना तो एक ना दो। अब यूपीएससी क्वेश्चन है, थोड़ा टफ तो होगा। मौलिक कर्तव्यों की सूची की उपधारा जी, अब मैं ये याद कराना चाह रहा था, आपसे ऐसे पूछेगा, फंडामेंटल ड्यूटीज का जो सबसेक्शन जी है वो क्या बताता है? तो खंड क्या बच्चों की शिक्षा भैया के है, प्राकृतिक पानी पर्यावरण, हाँ जी, जी फॉर ग्रीनरी होगा। संपत्ति ये वाला बताना है कौन सा? भैया नोवा आई है ये। हमारी सामाजिक संस्कृति है कौन सा भैया? छठा है। याद हुए सारे या नहीं? थम्स अप करो। क्या फिंगर टिप्स हो गए सारे? फिंगर टिप्स हो गए, उनके सही मायने भी आपने जान लिया कि सही मायने में व्याख्या अगर हम उनकी करें तो क्या होगा? क्योंकि दोस्त आपको मतलब जब आप अपने अंतिम समय में होगे ना, तो उस समय पे शायद आपको, अभी तक आपके मन में बहुत सारे जहर भरे हो सकते हैं, लेकिन जब अंत हम सबका आएगा तो हम सब अगर विचार करेंगे तो हमको शायद सोचना पड़ेगा कि हमको जो जिंदगी है वो मानव बन के जीनी चाहिए थी, हमको उसमें जानवर नहीं बनना था। ये शायद एक्स हमको अंतिम दिनों में आदमी अपने जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन अंतिम दिनों में जरूर ख्याल आता है। पहले ख्याल आ जाए तो वो आदमी ह्यूमन बन जाता है। मौलिक कर्तव्य क्या है? क्या रेगुलेटरी है, नियामक है, नॉन स्टेचुरी है क्या आपका? आप बोलेंगे नहीं भैया सांविधिक है, स्टेचुरी है। मौलिक कर्तव्य देखो, सीजीएल 2023 में आया। अब पिछली मौलिक कर्तव्य की सारी क्लासेस देखना जो आपने पढ़ी हो, नहीं करके आए होंगे बहुत सारे बच्चे। मौलिक कर्तव्यों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रगान के सम्मान से संबंधित है? तो राष्ट्रगान तो पहले नंबर पर, संविधान भी पहले नंबर पर। ओके। मौलिक कर्तव्यों का रिक्त स्थान सामाजिक और आर्थिक महत्व है। कैसा आपका? भी समाज को तो हम एकजुट करना ही चाह रहे हैं, आर्थिक महत्व भी है कि हम देश तरक्की करें, हमारा ऐसी चीजों को हमको आगे बढ़ाना है, और इसके साथ में क्या हिस्टोरिकल है, क्या रिलीजियस बात की गई है, क्या पॉलिटिकल है? नहीं भैया, नैतिक है हमारा, मोरलिटी है, नैतिकता इसको हम कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? मौलिक कर्तव्य नहीं है, बताओ। राष्ट्रगान का सम्मान करना भैया पहले में ही है। सार्वजनिक संपत्ति की संरक्षा रक्षा करना आपका क्या बोलेंगे? ये भैया नौवा है, नौ में आई में। पर्यावरण प्राकृतिक वातावरण की रक्षा और संवर्धन करना, क्या ये है आपका? हाँ जी भैया 7वां है, जी में है ये। राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, ये तो भैया आपका डीपीएसपी, ये राज्य का कर्तव्य है। आर्टिकल 49 में कि स्टेट से एक्सपेक्टेंस रखते हैं, भैया स्टेट से एक्सपेक्ट किया जाता है कि स्टेट उसको क्या करेगा? कंजर्व करेगा। इसमें पढ़ा था आर्टिकल 49 डीपीएसपी में, हमने इसको पढ़ा था। आगे आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी है, बताओ? फंडामेंटल ड्यूटी टू रेनाउंस प्रैक्टिस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ मैन, पुरुषों की गरिमा के विरुद्ध अपमानजनक प्रथाओं, क्या ये बात की गई थी? भैया स्त्री की गरिमा के विरुद्ध, जो स्त्री को गरिमा ना देती हूँ। किसी भी प्रशासनिक अधिकारी की गरिमा की बात नहीं की गई, अधिवक्ताओं की गरिमा की बात की गई नहीं। महिलाओं की गरिमा के विरुद्ध जितनी भी साथी आपका क्या बोलेंगे? डेरोगेटरी, क्या बोलेंगे आपका? ऐसी जो भी आपका प्रैक्टिस है जो डेरोगेटरी है, उनको हमको क्या करना है? रेनाउंस करना है, तो डी हो जाएगा। देखो एसएससी कांस्टेबल में भी अच्छा पूछा हुआ है। मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? किस अनुच्छेद में निहित है मौलिक कर्तव्य? तो क्या बोलेंगे? 50 बनेगा भैया, आसान हो गया ये तो। यहाँ पर बताएं, अभी पूछा गया सीएचएसएल 2024 में, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा है जो फंडामेंटल ड्यूटीज में मामले में गलत है? इसलिए मैं आपसे कहता हूँ अच्छे से पढ़ेंगे तभी कर पाएंगे, अच्छे से नहीं पढ़ोगे 5 मिनट 10 मिनट की क्लास के चक्कर में रहते हो तो कुछ नहीं होता, ये सच्चाई है। इसलिए बच्चे बहुत ज़्यादा मायूस रहते हैं और वो कॉन्फिडेंस उनके अंदर नहीं होता। आप अच्छे से पढ़ेंगे तो कॉन्फिडेंस आएगा, बिल्कुल आएगा। सर ज्योग्राफी की क्लासेस कब होंगी, इकोनॉमिक्स की क्लास सब होंगी, मैंने बताया जब ये खत्म हो जाएगा तो। और मैं एक बार अभी बात करके आपको 1-2 दिन में स्टेटमेंट दे दूँ, क्योंकि अगर मैं कुछ ऐसा अनाउंस कर दूँ और वो फैकल्टी उनके लिए तैयार ना हो, अभी वो शायद कहीं पर बिजी हो, तो मैं डिस्कस कर लेता हूँ एक बार उनसे, तो है ना, एक टाइम पे आपकी क्लास शुरू कर दी जाएगी, कोई एक क्लास। रेडी हो ना आप? छोटी क्लास शुरू करवाएंगे ना, छोटी का मतलब ऐसे आपका ऐसे लेक्चर हो जाएगा आपका लगभग 1 घंटे के करीब का। बता देना मुझे जैसे भी हो, इस कमेंट सेक्शन के बाद में लिख देना, है ना, क्योंकि अभी आपको पता है इसको खत्म करके फिर मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, इसके बाद में हिस्ट्री शुरू होगी, हिस्ट्री के बाद में मैं आपको स्टैटिक जीके पढ़ाऊंगा इसमें। और बाकी बचे सब्जेक्ट के लिए मैंने आपको इसके लिए मेरी वीडियो देख लेना एक बार, नायक बैच में क्या हमने आपका वहाँ पर मैंने बताया था कि चीज़ें किस तरह से होंगी,
और ऐसा नहीं है कि फिक्स वैसे ही होगी, कुछ फेरबदल आपके हित के लिए होगा तो कर किया जा सकता है, उसमें कोई मतलब दोहराई नहीं है। तो वो प्रकृति में अनिवार्य है, क्या बताएंगे भैया? प्रकृति में अनिवार्य, दे आर मैंडेटरी इन नेचर। हाँ, प्रकृति में अनिवार्य है भाई। नेचर में हम क्या बोलेंगे उन चीजों को? नेचर में वो अनिवार्य है या नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल है, अनिवार्य है, होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं क्या? बिल्कुल पूरक हैं, क्योंकि देखो आपको जो अधिकार मिले हुए हैं, अब मौलिक अधिकारों की कल्पना आप कब कर सकते हो? जब कोई व्यक्ति अपने मौलिक कर्तव्य को पूरा करेगा, तभी तो मौलिक अधिकार मिलेंगे। तभी तो, जैसे कि मान के चलो हमने कहा भाईचारे की भावना का विकास करो, तभी तो आर्टिकल 15 में ये बात होगी कि हम जो है आपका किसी भी व्यक्ति से उसके धर्म जाति के आधार पर जो है भेदभाव नहीं करें। तो वही तो बात वहां पर भी हुई आर्टिकल 15 में, तो एक दूसरे के पूरक है। आर्टिकल 51 ए की शुरुआत में एक ठोस राष्ट्रीय चरित्र और मजबूत सामंजस्य के लिए मजबूत आधार बनाया। जी हाँ, तो किस लिए? कि ताकि आपका जो है ना साथी एक क्या हो सके, एक नेशनल कैरेक्टर बन सके, कि हम अपने देश के लिए किस प्रकार से साथी रिस्पॉन्सिबल है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है देश के प्रति। 11वां मौलिक कर्तव्य 78वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। नहीं भैया, ये तो गलत हो गया, ये तो गलत हो गया। देखो इसको बच्चा सबसे आसान कैसे करता है, उसको 3 समझ में नहीं आते मान के चलो, तो वो देखता है, उसको ये तो पता ही है केवल 4, और 4 किसी और ऑप्शन में नहीं है। तो एसएससी वाले बच्चे तो इतने चालाक भी होते हैं, है ना, वो इसको भी पकड़ लेंगे, बोलेंगे 4 किसी ऑप्शन में ही नहीं है, तो वो वाले तो ऐसे करके आगे होंगे श्योर, जिनको इसका पता होगा 11वां कब जुड़ा है कि नहीं। निम्नलिखित में से कौन सी समिति है जो मौलिक अधिकारों से संबंधित है? मौलिक अधिकारों से कौन सी समिति है? ये आपका स्वर्ण सिंह समिति है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। भारत के संविधान में निहित मौलिक कर्तव्यों के संबंध में कौन सा सही नहीं है? मौलिक कर्तव्य मूल रूप से संविधान का हिस्सा नहीं थे, ये तो सही बात है भाई, नहीं थे बिल्कुल। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर करना मौलिक कर्तव्य है, हाँ जी, नवा मौलिक कर्तव्य है। वे प्रादेश याचिका के माध्यम से परिवर्तनीय नहीं है, परिवर्तनीय का मतलब नॉट एनफोर्सेबल, यानी लागू नहीं किया जा सकता उनको, बिल्कुल सही है, ठीक है। उनका उपयोग कानूनों की संवैधानिकता निर्धारित करने के लिए नहीं किया जा सकता, कानूनों की संवैधानिक नहीं, इनको ध्यान में रखा जाएगा यार कि ये मौलिक कर्तव्य है व्यक्ति के, क्यों नहीं किया जाएगा? देखो, दे कैन नॉट बी यूज्ड टू डिटरमाइन द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ लॉज। कोई कानून बना और वो कानून संवैधानिक है या नहीं है, तो उसके लिए आपका जो मौलिक कर्तव्य है उनको आधार बनाया जाएगा, बिल्कुल। जैसे मान के चलो हम आपसे ये बोल देते हैं कि भाई कोई ऐसा लॉ आ गया आपका जिसमें देश की आपका अखंडता या एकता को प्रभावित किया जा रहा है, तो एकता और अखंडता अगर देश की प्रभावित हो रही है तो क्या ये मौलिक कर्तव्य नहीं है हम सबका? तो नागरिकों का तो था ही ये मौलिक कर्तव्य, तो उसको ध्यान रखा जाएगा, कोई भी कानून बनाते समय इग्नोर नहीं किया जा सकता है जो मौलिक कर्तव्य है। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य प्रावधान अनुच्छेद 21A के समान है? 21A, तो क्या शिक्षा का अधिकार है? चाइल्ड एजुकेशन, किड्स की एजुकेशन, K4 किड्स, मैंने आपको बताया K4 किड्स। भारत के किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? इंदिरा गांधी जी। क्या बोलोगे? इंदिरा गांधी जी हैं। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यूएसएसआर से ली गई है। कोई भी व्यक्ति किस अधिनियम के तहत, देखो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन रहेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मैंने आपको याद हो तो जब एक दिन मैंने आपको ध्वज के बारे में बताया था सब कुछ, ध्वज किसने बनाया, ध्वज को कब फहराया जाता है, ध्वज को आपका अगर हम बात करें अनफर्लिंग या आपका होइस्टिंग कब होती है, ध्वजारोहण और ध्वज फहराने में, वहाँ पे सारी चीजें मैंने ध्वज संहिता भी आपको समझाई थी। तो क्या बोलेंगे? विशल ब्लोअर संरक्षण बोलेंगे क्या इसको? तो कोई भी व्यक्ति जो राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण, यानी कि प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर, राष्ट्रीय 1971 का है, ये आया कि आप देश का जो आपका तिरंगा है, जो झंडा है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, उसका अनादर आप नहीं कर सकते हैं, अनादर नहीं करेंगे, ओके, इसको नोट कर लेना। अब मैं दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछूंगा यहाँ पर, आज एक होमवर्क है, एक तो मैंने आपके सजेशंस मांगे हैं वो जरूर लिखा करो, सजेशंस, ठीक है। होमवर्क ये है, जैसे मैंने बताया आपको, फ्लैग कोड यानी कि ध्वज संहिता कब आई थी, इसका आंसर लिखना मत भूलना कमेंट सेक्शन में।